नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो देखिए ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ बच्चों हमारे पास क्या होता है कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे कौन बताता है, आपका ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोला मैंने आपको कि ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होना चाहिए, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to electric potential difference, ठीक है। तो क्या होता है, at constant temperature the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential difference across its ends, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा है बेटा, ओम्स लॉ हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर क्या कर दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया जाए। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट, यानी किसी कोई कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या खींच लेते हैं, एक ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है, और इसके एंड्स के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी भाई, करंट की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन जी होगी, ऐसे फ्लो होगा और ऐसे फ्लो होगा। तो जो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इन दोनों एंड्स के, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, यानी ए और बी टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है बी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential difference across its ends। तो यानी कहने का मतलब यही है कि किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच डेवलप्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया मैंने कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसके अनुपाती होगा। किसके अनुपाती होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट अनुपाती होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखा जा सकता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर B बढ़ेगा तो I में चेंज आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम B को बढ़ा देते हैं तो I भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे लिखा
तो बी भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, समझ आया, अगर हम इसको हटाते हैं, क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो आर आई, ठीक है। तो वो देखिए आपके 10th में छोटी आई नहीं है, हम इसे स्मॉल आई की जगह हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल आई लिख देते हैं, यहाँ पर कैपिटल आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल आई लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसे क्या बना देते हैं, कैपिटल आई बना देते हैं, ठीक है, आई। तो मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है, ये जो कंडीशन लगेगी वो कहां पर लगेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होना आवश्यक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वेयर आर इज ए कांस्टेंट, क्या है, आर एक कांस्टेंट है, इज known as resistance of the conductor, resistance of conductor, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो गया, आर आई, ठीक है। हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आर आ गया, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। जहां पर आर क्या एक कांस्टेंट है, उसे हम कैसे जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस कॉमा लेंथ कॉमा नेचर ऑफ मटेरियल एंड किसके ऊपर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन आई, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वेयर V इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसके बीच में, अक्रॉस एंड्स, ठीक है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन मिल गया, तो हम इक्वल लगाया और ये कांस्टेंट लगा दिया, तो भैया आर इज द कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस, लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू B अपॉन आई। तो वहां पर यहाँ पर क्या है, देखो B क्या है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, ठीक है, और I यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक एंड, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक एंड फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये करंट को फ्लो होने से रोकेगा, ठीक है। इसके बारे में और भी समझते हैं, तो मैं ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमने पढ़ा R इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, B हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बेटा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और R क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन का मतलब है कि अगर हम इस कंडक्टर के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या समझ में आया कि हमने इस इक्वेशन से देखा कि यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी अगर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा तो रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है
कि जो R जो है I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर हम I में इंक्रीमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, या फिर I डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम पोटेंशियल को 2 टाइम्स कर देते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम करंट को 2 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ओम्स लॉ आप समझ गए। अब इसके बाद जो एक और है, जो नया टॉपिक आया है इसके अंदर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो टर्म्स है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके आगे ब्रेकर का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि रोडों पर ब्रेकर लगे होते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस लगे होते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या करते हैं, तो डाइवर्जेंस क्या करेंगे बेटा, कि कोई भी व्हीकल आ रहा है बहुत तेज स्पीड से है, तो जैसे ही डाइवर्जेंस आएंगे, जैसे रोड यानी ब्रेकर्स लगे होंगे, रोड ब्रेकर्स लगे होंगे, तो वहां पर व्हीकल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, वो स्लो करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी चार्ज को, स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। यानी उनके मार्ग में एक तरीके से अवरोध पैदा करेगा, यानी चार्ज को आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो सीधी सी बात है कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो अपोज करता है, यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होने का अपोज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये समझ में आया। तो देखिए रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम्स होती है। तो यहां पर समझ लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम्स होती है। और इसका सिंबल जो होता है वो ए होता है, ओम होता है, ठीक है। इसके सिंबल इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की, ओम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम है, ठीक है। यहां पर ये आपको क्लियर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसका सिंबल क्या होता है, आपका ये सिंबल होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि 1 ओम कितना होता है, ठीक है। 1 ओम, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। तो यहां पर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहां पर क्लियर हुआ। तो हम इसके सिंबल्स द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट है। कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एम्पियर करंट होना चाहिए। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बनेगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के फ्लो होने में, 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो समझिए दोबारा से, अगर इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स ए और बी के बीच में 1 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस 1 एम्पीयर करंट के फ्लो होने के लिए जो कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपका जी आज के टॉपिक्स हमने आपको क्लियर करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल एक न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे।